रेफरेंस टू रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के रिवोल्ट से संबंधित बताइए। अवध के तालुकदारों ने, सबसे पहले आपको बताना है क्या, अवध के तालुकदारों ने पूर्ण रूप से अंग्रेजों का समर्थन किया। कानपुर का विद्रोह नाना साहब के नेतृत्व में हुआ। लखनऊ प्रतिरोध एक प्रमुख केंद्र बना। ये आपसे पूछ रहा, ठीक है। चलो, अवध से कौन लड़ रहा था भाई? अवध से कौन लड़ रहा था आपकी? अवध से आपकी बेगम हजरत महल जी लड़ रही थी, बेगम हजरत महल। और कौन थी? उदाबाई जी थी, उदाबाई जी भी अवध से ही लड़ रही थी, ठीक है। कानपुर से कौन थे? कानपुर से आपके, एक तो आपके नाना साहब थे, इनका पेंशन रुका हुआ था, नाना साहब का भैया पेंशन रुका हुआ था। ये कानपुर से लगातार भिड़े हुए थे क्योंकि इनके पेंशन लोग नहीं दे रहे थे। ये बेचारे बुढ़ौती में किसी का अगर पेंशन रोकोगे आप, बुढ़ाई के टाइम पे अगर आप किसी का पेंशन रोकोगे तो कैसे आदमी आपका बताओ मानेगा? तो लड़ेगा भिड़े है कि आप अपने दादाजी का पेंशन रुकवा कर देख लो, तुम्हारी फील्डिंग सेट करवा देंगे 1 मिनट के अंदर। तो इनका जो है पेंशन जो है रोक दिया गया था। इनके सहयोगी तात्या टोपे जी थे, इनका साथ दे रहे थे, यहीं से तात्या टोपे जी इनका साथ दे रहे थे भाई, ठीक है। लखनऊ प्रतिरोध एक प्रमुख केंद्र बना। बताओ इसमें से कौन सा जवाब सही है? क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा सही है? पहले का ए। केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 3, 1 और। अवध के तालुकदारों ने पूर्ण रूप से अंग्रेजों का समर्थन किया था। कानपुर का विद्रोह नाना साहब के नेतृत्व में। लखनऊ प्रतिरोध एक प्रमुख केंद्र बना, ठीक है। पहले का ए। सर मैंने कोर्स अभी तक लिया हूं, मैं लास्ट 24 मॉक कैसे कर सकता हूं? पीवाईक्यू को देखिए, सॉरी, जो मॉक मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस कराए ना, उन सारे वीडियोस को देख डालिए, और बैच में आपको मॉक की पीडीएफ मिल रही होगी। ए, पहले का ए, पहले का ए, केवल 2 और 3, ठीक है। चलो भाई, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है। अवध के तालुकदारों ने पूर्ण रूप से अंग्रेजों का समर्थन किया था, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ के जो तालुकदार थे इन्होंने फुली सपोर्ट किया था ब्रिटिश को इस समय। बिल्कुल सही बात है, पहले का ए नहीं होगा, पहले का डी होगा। 1, 2 एंड 3, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। 1857 की क्रांति से संबंधित बातें। अच्छा, फैजाबाद से 1857 की क्रांति में कौन लड़ा था? अगर पूछे कि फैजाबाद से कौन लड़ रहा था, ठीक है। आओ इसको थोड़ा सा देख लो, इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति में यूपी से कौन कौन से क्रांतिकारी लड़ रहे थे, इसको 2 मिनट के अंदर देख लेते हैं, ठीक है। 1857 में यूपी से कौन कौन सा लड़ रहा था ये देख लो, ठीक है। सबसे पहले अवध, आप समझ ही गए कौन है, अवध या लखनऊ का क्षेत्र। आप कमेंट भी करते रहो, मैं आपके कमेंट भी देखता रहूंगा, आप लिखते रहोगे, मैं नाम लिखता रहूंगा, आपको जो है नाम लिखना है, साथ ही साथ जो है आपको नाम लिखना है। चलो, अवध हो गया, कानपुर हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है। और कौन था? झांसी थी, झांसी थी भाई। और कौन हो गया? आपके मेरठ क्षेत्र, और मथुरा, और क्या आपके प्रयागराज, इलाहाबाद जिसे आप कहते थे, ठीक है। और कौन सा? 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से क्रांतिकारी लड़ रहे थे, ये आपसे पूछा है। फिर आपके बरेली हो गए, बरेली। तो इलाहाबाद, अवध, कानपुर, बरेली, मथुरा, बागपत, एक और लिख लीजिएगा यहां पे, बागपत, बागपत, ठीक है। इन सारे जगह जो है आपकी जो है अवध लोग लड़ रहे थे। बारी बारी से आपको बताना है। अवध लखनऊ से बेगम हजरत महल, अभी बताया कौन, बेगम हजरत, यहीं पे लिख दे रहे, केवल हजरत महल लिख दे रहे इनका नाम, हजरत महल। और कौन थे आपकी, और यहां से कौन सी थी आपकी हजरत महल के साथ साथ आपके लखनऊ से जो बिरदिस कादिर के साथ मिलकर लड़ रही थी भाई, इसके अभी अभी मैंने बताया उदा देवी जी लड़ रही थी। कानपुर से कौन थे? नाना साहब, कानपुर से कौन थे आपके? नाना साहब, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप लोग जवाब बढ़िया दे रहे हो भाई। चले, झांसी लक्ष्मीबाई, बरेली, हाँ, कानपुर से नाना साहब, नाना साहब, इनके साथ तात्या टोपे भी इनका सहयोग कर रहे थे। झांसी से कौन थी आपकी? लक्ष्मीबाई। कैप्टन ह्यूरोज के खिलाफ लड़ रही थी, ये किसके खिलाफ लड़ रही थी? कैप्टन ह्यूरोज के खिलाफ लड़ रही थी। मेरी आवाज क्लियर है ना?
क्योंकि आज थोड़ा हम लोग ने माइक चेंज किया है ना, तो हो सकता है आवाज़ में थोड़ा ग्लिच आया, तो मुझे बताइएगा। ठीक है, झांसी से कौन लड़ रही थी? लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, यहाँ से झलकारी बाई लड़ रही थी। मेरठ बड़ा इंपॉर्टेंट शहर था, यहाँ से कौन लड़ रहे थे? यहाँ पे कदम सिंह जी लड़ रहे थे। कौन? कदम सिंह, नाम याद रखेंगे। यहाँ से कदम सिंह लड़ रहे थे। मथुरा से कौन लड़ रहा था? मथुरा भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे देवी सिंह जी लड़ रहे थे। कौन लड़ रहे थे आपके मथुरा से? देवी सिंह। सबका नाम याद रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी हैं, तो ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। बड़ौत या बागपत, इन दोनों जगह से, चाहे बड़ौत पूछे चाहे बागपत, यहां से शाहमल जी लड़ रहे थे। शाहमल, बड़ौत और बागपत। इलाहाबाद से कौन थे? खुसरो बाग से ये लड़ रहे थे, इनका नाम था लियाकत अली। ठीक है, कौन? लियाकत अली। और बचे आपके बरेली। बरेली से कौन लड़ते भैया? कमेंट करके फटाक से बताओ कि बरेली से कौन थे? खान बहादुर खान। बहुत बढ़िया। बरेली से कौन थे आपके? खान बहादुर खान। खान बहादुर खान। ठीक है, फैजाबाद से कौन था जरा बताना? फैजाबाद से कौन था? कोई कमेंट करके बताएगा? फैजाबाद से कौन लड़ रहा था? फैजाबाद से कौन लड़ था भाई, बताना जरा कि फैजाबाद से कौन लड़ रहा था। कमेंट करके लिखी। फैजाबाद से कौन लड़ रहा था? अहमद। हाँ सर, पाठक सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी सब। पाठक सर, अच्छा सर सौरभ सर जो पढ़ा रहे, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया। सर पहले का आंसर आपने गलत बताया, क्योंकि अवध के तलुदर वहाँ के जनता सब नवाब के साथ ही जब इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, ठीक है, मैं रीचेक कर लेता हूँ इसको, अभी रीचेक कर लेता हूँ कि इसके साथ दिया था कि नहीं ताल्लुकदारों ने, अवध के ताल्लुकदारों ने साथ दिया था कि नहीं दिया था। ठीक है, बताओ यहां से तब तक आप लोग बताओ। बिल्कुल, चलो। अजीमुल्ला साहब थे इनके साथ। अजीमुल्ला साहब तो इनके नाना साहब के साथ ही लगे हुए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आपके फैजाबाद से अहमदुल्ला साहब थे, यहां से अहमदुल्ला साहब थे। कौन थे आपके? अहमदुल्ला। ठीक है, ये अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे, ये ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे। ठीक है, अब अवध की बात कर लेते हैं। अवध की बात कर लेते हैं। देखो, अवध को देखो, कुशासन के आरोप में जो है, कुशासन के आरोप में अवध को जो है अपने में मिलाया जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, और इसको जो है, यहाँ का शासन जो है अंग्रेज अपने हाथ में ले लेते हैं। यहाँ की जनता जो है इसके खिलाफ होती है, यहाँ के ताल्लुकदार भी इसके खिलाफ होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ना तो जनता साथ देती है, ना तो ताल्लुकदार साथ देते हैं अंग्रेजों का, ये दोनों खिलाफ होते हैं। ठीक है, ये दोनों खिलाफ होते हैं, इसका ध्यान रखेंगे, कुशासन के आरोप में जब इसको मिलाया जा रहा होता है। अब प्रश्न पे थोड़ा सा आ जाते हैं। देखो, प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न पे कह रहा है कि ताल्लुकदारों ने पूर्ण रूप से अंग्रेज, नहीं भाई ये गलत हो जाएगा। पूर्ण रूप से अंग्रेजों का समर्थन ताल्लुकदारों ने नहीं किया था। ठीक है, पूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया था, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो जितने लोग आप में से 1 का ए कह रहे थे, बिल्कुल सही जवाब है आपका। यहां पे जो है अंग्रेजों का साथ इन्होंने नहीं दिया था। दलवीर जी ने कहा था, बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो कौन कौन सा आपका ऑप्शन गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट। इसको ध्यान देंगे, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। अहमदुल्ला अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे। अहमदुल्ला साहब अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे, ये ध्यान रखेंगे। और जितना बातें मैंने आपको, जिन जिन क्रांतिकारियों का नाम बताया है, सारे क्रांतिकारियों का नाम जो है याद कर लीजिएगा, पूछे जाते हैं। चले, हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडर ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज का फाउंडर कौन था, ये आपसे पूछ रहा है। आज अपना जो ये मॉक है ना, ये एआई आधारित है। ठीक है, ये एआई आधारित है, इसको ध्यान देंगे। चले, तो दलवीर जी ने करेक्ट कराया, उनका बहुत बहुत थैंक यू। अगले प्रश्न पे आते हैं, आपके प्रश्न संख्या 2 पे। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग कल बहुत अच्छे से पढ़ा था।
इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने बनाया था आत्मीय सभा। ठीक है, क्या बनाया था? आत्मीय सभा बनाया था। कब बनाया था आत्मीय सभा? 1815 में। ठीक है, इन्होंने बनाया था ब्रह्म समाज। कब बनाया था? 1828 में। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे। इन्होंने 1829 में बेंटिक के साथ मिलकर के सती प्रथा बैन कराया था। ये सारी बातें याद है कि नहीं याद है आप सभी को? किसके साथ मिलकर के? बेंटिक के साथ मिलकर के। इसके लिए एक्ट नंबर 17 लाया गया था। ये बातें याद होंगी आप सभी को। ठीक है, स्वामी विवेकानंद भैया, इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना, बेलूर में एक मठ बनाया था जिसे रामकृष्ण मिशन कहते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की थी बेलूर में। कहां पे? 1897 में किया था, ये ध्यान रखेंगे। 1897 में इन्होंने किया था। ठीक है, स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने बेथून कॉलेज की स्थापना की थी। गर्ल्स एजुकेशन पे काफी कॉलेज काम करते थे। बेथून स्कूल की स्थापना करते हैं ये। लड़कियों की शिक्षा पे, महिलाओं की शिक्षा पे, विधवाओं की शिक्षा पे विडो रीमैरिज एक्ट, जो भारत में विडो रीमैरिज एक्ट आता है इंडिया में, ठीक है। वॉइस ओके है क्या? वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार मुझे बताइएगा आप लोग प्लीज एक बार, क्योंकि आज माइक पहली बार ये लगा है तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। विडो रीमैरिज एक्ट भी इन्हीं के समय आया था। ठीक है, इन्होंने कहा था कि अभी ईश्वर के लिए मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके, स्लो कर दीजिए। ठीक है, बेथुन कॉलेज, इन्होंने कहा था ईश्वर के लिए अभी समय नहीं है, धरती पे बहुत काम है। ठीक है, ईश्वर के लिए समय नहीं। अच्छा, विडो रीमैरिज एक्ट किस ईयर में आया था, कोई बताएगा? विडो रीमैरिज एक्ट किस ईयर में आया था, कोई बताएगा? अच्छा, जो डेली से अपनी वाइस होती थी, जो हर दिन अपनी आवाज होती थी, क्या उससे आवाज आज की अच्छी है या वैसे ही है? चलें, स्वामी दयानंद सरस्वती। अच्छा, विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र। विवेकानंद को बचपन में नरेंद्र कहते थे भाई, ये नरेंद्र मोदी जी नहीं है। और दयानंद को क्या कहते थे बचपन में? दयानंद को बचपन में किस नाम से बुलाते थे भाई? मूल शंकर। ठीक है, दयानंद को बचपन में बुलाते थे, इनका बचपन का नाम था मूल शंकर। हर नरेंद्र विवेकानंद नहीं होता भाई, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आज की आवाज ज्यादा क्लियर। हर नरेंद्र विवेकानंद नहीं होता, इसका ध्यान रखेंगे। चलो, तो दयानंद सरस्वती जी ने ही बनाया था आपका क्या? आर्य समाज। आर्य समाज जो था, इसका संस्थापक दयानंद सरस्वती जी ही थे। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। ठीक है, मूल शंकर, हाँ जी, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में करते हैं। ये 1875 कहां पे करते हैं? बंबई में करते हैं। बाद में इसको ट्रांसफर कर देते हैं लाहौर में, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, इन्होंने किताब लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, इंपॉर्टेंट किताब है, ध्यान रखेंगे। सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक किताब लिखी थी। वेदों की ओर लौटो, इन्होंने एक नारा भी दिया था, ये ध्यान रखेंगे। स्वराज की बात करने वाले भी एक व्यक्तित्व रहे हैं दयानंद जी, इन सारी बातों के याद रखेंगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। आज आपका जो मॉक हो रहा है ना, ये एआई आधारित मॉक है, तो मे भी एक आध दो प्रश्नों की आंसर में त्रुटियां हो सकती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग मिल करके उसको करेक्ट कर लेंगे, है, क्योंकि एआई आधारित मॉक है ये। ठीक है, ये एआई बेस मॉक बनाया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें कई 2-3 एआई का सहयोग लिया गया है, जेमिनाई, चैट जीपीटी, क्लाउड, इन सारी एआई का सहयोग लिया गया है आपके एग्जाम के ओरिएंटेड बनाने का, कि ये प्रिडिक्ट कर रही है कि आपका पेपर कैसा होगा। तो इसने प्रिडिक्शन यही बताया हुआ है। तो एक आध दो प्रश्नों में अगर त्रुटि होंगी तो हम लोग मिलकर करेक्ट कर लेंगे, परेशान मत होइएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि बीच इसमें से कौन सी गंगा की ट्रिब्यूटरी है?
पूछ रहा है कौन सी इसमें से गंगा की ट्रिब्यूटरी, घाघरा, गोमती या चंबल, कौन सी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ये आपसे पूछ रहा है तीसरे का ए। चलो अच्छा, घाघरा तो देखो, घाघरा के याद रखेंगे, घाघरा गंगा की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ना वो है यमुना, ये ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी इसकी है यमुना, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा यमुना कहां से निकलती कोई बताएगा? अच्छा एक प्रश्न पूछे वाटर फ्लो के बेसिस पे, अगर पूछे वाटर फ्लो के बेसिस पे सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, क्या पूछे आपसे कि जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, कौन सी, वाटर फ्लो, यानी कि जल प्रवाह की दृष्टि से अगर पूछे, यह भी हायर में पूछा भी गया था। अब देखते हैं कमीशन ने इसका क्या आंसर माना है, जिनका एग्जाम था उसमें बताइए कमीशन ने घाघरा माना है या यमुना माना है। ठीक है, तो जल प्रवाह की दृष्टि से जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी होती है वो घाघरा होती है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसी ने अगर परीक्षा दिया हो तो बताइए इसका कमीशन ने क्या जवाब माना है, वैसे होती घाघरा ही है। यूपी हायर के 18 के पहले शिफ्ट में ये प्रश्न शायद आया हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। देखो चंबल किसकी है भाई, चंबल आपकी कहाँ से निकलती है, ये महू डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, जाना पावा करके एक पहाड़ी है, एक रेंज है, वहां से निकलती है आपकी चंबल। ठीक है, ये इटावा में मिलती है आकर के यूपी में, कहाँ पे मिलती है, इटावा में। इटावा में किससे मिलती है, यमुना से, ये ध्यान रखें, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। यही इटावा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक लायन सफारी भी बनाई है, क्या बनाई है, लायन सफारी बनाई है, इसका ध्यान रखेंगे। ये चंबल जो है दिस इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, दिस इज ट्रिब्यूटरी ऑफ योर यमुना। कहा, यमुना, यमुनोत्री से निकलती है, घाघरा को माना है, हाँ घाघरा को ही मानेगा, हम लोग ने भी घाघरा बताया था। ठीक है, और मोस्ट एक्यूरेट हम लोग ने आंसर की दी थी, जो मैंने आपको आंसर की बताई थी इस बार 18-19 दोनों का, हमारे आंसर की से जो मिलाया होगा उसका मुझे नहीं लगता एक आध दो क्वेश्चन ज्यादा फर्क आया होगा। तो इसमें से पहला दूसरा सही है। गोमती कहां से निकलती है भाई, गोमती निकलती है आपकी पीलीभीत से, कहां से निकलती है, पीलीभीत से, फुलहर लेक से, कौन से लेक से, फुलहर लेक से निकलती है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा कोई बताए गोमती नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। ठीक है, वाटर फ्लो, जल प्रवाह का मतलब होता है आयुषी वाटर फ्लो, सबसे ज्यादा वाटर फ्लो जो आता है गंगा में मिलता है वो किसका है, ठीक है, वाटर फ्लो पीलीभीत से। ठीक है, चलो तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, ए बी। चंबल नदी पे आप सभी को पता होगा कई सारे डैम बनाए गए, जैसे गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में जवाहर सागर, और कौन सा है आपका राजस्थान में, एक राणा सागर, कोटा डैम राजस्थान में है, ये चंबल नदी बनाए गए हैं, इसको याद रखेंगे। कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का भाग नहीं है, ये पूछ रहा है, कौन सा बुंदेलखंड का भाग नहीं। बुंदेलखंड के बारे में थोड़ा जान लो। देखो बुंदेलखंड में कुल 13 जिले आते हैं, कितने जिले आते हैं, कुल 13 जिले जो हैं बुंदेलखंड एरिया में या उस समझ लीजिए पार्ट में भाग में आते हैं। इन 13 जिले में अगर बात करें यूपी के, तो यूपी के 7 जिले आते हैं और एमपी के जो हैं 6 जिले आते हैं, ये ध्यान रखें। यूपी के कितने जिले हैं, 7। ठीक है, कुल कितने जिले हैं बुंदेलखंड रीजन में, कुल 13, यूपी के कितने हैं, 7, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। बुंदेलखंड में यूपी के 7, जिसमें झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। कलिंजर दुर्ग का नाम सुना है, अभी उसको एक साइट घोषित की गई है। कलिंजर दुर्ग जो है ये करंट अफेयर में चर्चा में आया हुआ है, इसको एक इंपॉर्टेंट साइट घोषित की गई है, ये ध्यान रखेंगे। कलिंजर दुर्ग में किस शासक की मृत्यु हुई थी और कलिंजर दुर्ग कहां पे है, ये कमेंट करके बताइए आप लोग। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में है, इसमें से वो ऑप्शन भी है, वो कहां पे है कलिंजर दुर्ग, अभी इसको साइट भी घोषित की गई है, कहां पे है, कौन सा शासक, कौन सा जो है शासक वहां पे मरा था, किसकी डेथ हुई थी, ये बताइएगा। तो इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा, सीतापुर नहीं होगा भैया। सीतापुर जो है एससीआर का रीजन है, लखनऊ एससीआर के रीजन में आपके सीतापुर आता है, इसको ध्यान रखेंगे। चलो बांदा में है, बांदा में कहां पे है कलिंजर दुर्ग, बांदा में। किसकी मृत्यु हुई थी बताइए, यहां पे उसको आकर के तोप लग गई थी। ठीक है, बताओ
तो 7 जिले हैं, ये ध्यान रखेंगे, सबके मैंने नाम बता दिए हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। विच ऑफ फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब आर्टिकल। देखो ये जो मैं आपको आज पेपर करा रहा हूं ना, इसी लेवल के एग्जाम आपको देखने को मिल सकते हैं जेडीसी में। बहुत कठिन पेपर नहीं आएगा जेडीसी का, ये ध्यान रखिएगा। जीडीसी हो या जीआईसी, बहुत कठिन पेपर नहीं आएगा, ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। हो सकता है इसी में से कई प्रश्न आपको देखने को मिले। बहुत बढ़िया। कलिंजर जो दीर्घ है उसको राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है हाल ही में, ये मार्च के महीने में घोषित किया गया है। शेरशाह सूरी के यहीं पे तोप लगने से मृत्यु हो गई थी, लड़ते लड़ते यहीं पे मरा था। ये बांदा डिस्ट्रिक्ट में है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई दलवीर जी। चलें, आप लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत मज़ा आता है। जैसे पढ़ाते पढ़ाते कई बार हम किसी और स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, कुछ और सोच रहे होते हैं, तो आप लोग करेक्ट करा देते हो। आर्टिकल 368 कह रहा है भारतीय संविधान का सही वर्णन करता है अमेंडमेंट। इमरजेंसी किस में है? इमरजेंसी आर्टिकल 352 से लेकर के 356 में बताई गई है। कुल भारत में 3 तरह के नेशनल इमरजेंसी है। कुल कितनी इमरजेंसी है? 3। 352 में राष्ट्रपति है, सॉरी 352 में आपके नेशनल इमरजेंसी है, 56 में स्टेट इमरजेंसी जिसे आप लोग राष्ट्रपति शासन कहते हो, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है। अच्छा, भारत में अब तक कुल कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने यूएस से लिया है। किस पार्ट में है? पार्ट 3 में है। आर्टिकल कौन सा है ये कमेंट करके आप लोग बताइए। ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने कहां से लिया है? ये हमने लिया है आयरलैंड से। पार्ट 4 में इसकी चर्चा की गई है। सही बात है, गलत बात है भाई? कोई गलत हो तो कमेंट करके लिखिएगा जरूर, नहीं सर आप गड़बड़ कर रहे हो, ये होना चाहिए। मजा आता है आप जब हमें करेक्ट कराते हो तो समझ में आता है कि हाँ आप लोग क्रॉस चेक करते हो, ऐसा नहीं कि जो मास्टर पढ़ा दे रहा वही, थोड़ा सा आपको ज्ञान तो है। तो अमेंडमेंट हमने लिया है आपके कहां से, ये आप बताओ। अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया है वो हमने लिया है आपके कहां से? साउथ अफ्रीका से। कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान के संशोधन की प्रक्रिया ले रखी है। दैट इज क्लियर और नॉट? बहुत बढ़िया। तो हमने पार्ट 12 से लेकर के 35 तक इसकी चर्चा की है, और 36 से लेकर के 51 तक इसकी चर्चा की है। फाइनेंशियल इमरजेंसी मैंने पूछा तो भारत में अभी तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की नौबत नहीं आई है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई। चलें अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 6। राष्ट्रपति के संबंध में विचार कीजिए। कह रहा है कि कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी विदाउट रिटन एडवाइस। ये पॉसिबल है क्या? राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है, इतनी हिम्मत है राष्ट्रपति को कि वो बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिटन एडवाइस से राष्ट्रपति शासन लगा दे? ऐसा जरूरी है? यह आपके एग्जाम का पेपर है, ध्यान देंगे, आपके परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। वह पार्लियामेंट का पार्ट होता है। जिन्होंने मेरे कॉन्सेप्ट देखे होंगे 10 बार बताया हुआ है। देखो जो आपका संसद है, जो आपके पार्लियामेंट है, इसमें कौन कौन से शामिल हैं? पार्लियामेंट में कौन कौन आते हैं? एक तो पार्लियामेंट में आपका कौन आता है? एक तो पार्लियामेंट में आपकी लोकसभा आता है, एक राज्यसभा आता है, और तीसरा मैंने कहा था राष्ट्रपति आता है, प्रेसिडेंट आता है। क्यों आता है? मैंने ये भी बताया था कि कोई बिल बनाओगे, यहां प्रस्तुत करोगे तो यहां ले जाओगे, यहां करोगे तो यहां ले आओगे, और उसके बाद इनके पास ले जाओगे। बिना इनके मुहर के कोई बिल पास नहीं होगी। चलो इसी बात पे बता दो कि हमने अभी जो है मनरेगा का नाम बदल के विकसित भारत राम जी योजना किया है। उस पर राष्ट्रपति का साइन किस डेट में हुआ है? दिसंबर का महीना था, मैंने बताया हुआ है। बीबी राम जी पे राष्ट्रपति ने अपना साइन कब किया है ये मुझे कमेंट करके लिख दो, यहीं पे फटाक से लिख दो, बताया हुआ है। तो मैंने कहा था राष्ट्रपति जो है पार्लियामेंट का हिस्सा है, पार्ट है, लेकिन वो उसका मेंबर नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे। मेंबर के लिए कंडीशन होती है कि वो 60 दिन से ज्यादा अब्सेंट नहीं हो सकता है। कितने दिन तक? 60 दिन से ज्यादा अब्सेंट नहीं हो सकता है। अच्छा, जितने साथी जुड़े हैं पहले क्लास को लाइक कर दें, पहले क्लास को लाइक कर दें। अगर आपको जो है सेशन अच्छा लगता है तो अपने साथियों के साथ शेयर भी करा करिए, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो कमेंट सेक्शन में लिखा करिए, और अपने स्कोर भी बताया करें। तो देखो ये पार्ट है, अगर यहीं पे पार्ट की जगह ये लिखता कि इज अ
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर ये पार्ट की जगह मेंबर लिखता तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता भाई। क्या हो जाता? ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, ये ध्यान रखेंगे। प्रेसिडेंट इज अ पार्ट, ठीक है, ये पार्ट है, इसको ध्यान रखेंगे, मेंबर नहीं। क्लियर है? ये ऑप्शन गलत है कि बिना एडवाइस के, बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के वो ला सकता है, ये बिल्कुल गलत है। बहुत बढ़िया जवाब दिया है। ये 21 दिसंबर था। कब था डेट? 21 दिसंबर था। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी बीबी राम जी वाली, का डेट याद रखेंगे, ठीक है। मेंबर नहीं होता है, ही इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ओके है, तो कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा? प्रश्न संख्या 6 में कौन सा हो जाएगा? केवल 2 सही हो जाएगा, ये ध्यान देंगे। लिखित आदेश के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के 1 महीने का टाइम होता है, लोकसभा राज्यसभा उसको पारित कर दे, तब आप नेशनल इमरजेंसी भारत में लगा सकते हो। चलो, भारत में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था उसमें राष्ट्रपति कौन थे 1975 में? ये कमेंट करके लिखिए। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कह रहा आरबीआई का जो है फंक्शन कौन सा नहीं है। कल ही मैंने बताया था, बताओ किस कमेटी के सुझाव पे हमने आरबीआई की स्थापना की थी? कल के मॉक में किया था। आरबीआई की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा की गई। अनाउंसमेंट किया गया था 37 में, हमने आरबीआई को बना दिया, ये ध्यान रखेंगे। किस कमेटी ने सुझाव दिया था आरबीआई बनाने का, ये बताएं। हमने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया आरबीआई का। कब कर दिया इसको? 1949 में, ये ध्यान रखें। इसे हम बोलते हैं बैंकों का पापा, यानी कि यह हमारा दादा है, बैंकों का पापा, फादर ऑफ, मतलब जो काम बैंक करते हैं उनका ऊपर का काम भी देखता है। तो कह रहा है कि उनमें से कौन सा काम नहीं है? करेंसी इशू करना, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल के लिए हमेशा अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, क्या क्या मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए उस पर काम करता है, सरकार को जो है एडवाइस करता है। कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये इसका काम नहीं, ये काम है सीबीडीटी का। इसका काम है सीबीडीटी का काम है, ये इसका काम नहीं, ये ध्यान रखें, ठीक है। हिल्टन कमेटी के सुझाव पे किया। बहुत बढ़िया जवाब आप में से दे रहे हैं, सुष्मिता, मनोज, सभी का बहुत। किस कमेटी के सुझाव पे हमने किया था? हिल्टन कमेटी के सुझाव पे हमने बैंक आरबीआई की स्थापना की थी, ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। अच्छा, जब आरबीआई बनती है तो इसका हेडक्वार्टर जो होते हैं बंगाल में बनाया जाता है, बाद में बंबई ट्रांसफर कर देते हैं कोलकाता से, ये ध्यान रखिएगा। चलें अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या आपका है 8वां। जीडीपी से संबंधित कुछ बातें हैं। कह रहा है जीडीपी जो है इंक्लूड डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास इंक्लूड करता है। एनडीपी जो है एक्सक्लूड डिप्रिसिएशन। अच्छे से पढ़िएगा, आज जो बहुत बेसिक चीजों पे क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग बताओ, तब तक मैं जीडीपी के बारे में कुछ बातें आपको बता देता हूं। देखो जीडीपी जो है, इसका जो बेस ईयर था, जिस आधार वर्ष पे हम जीडीपी को नापा करते थे, वो पहले हुआ करता था 2011-12। क्या हुआ करता था? 2011-12 इसका बेस ईयर हुआ करता था। लेकिन हमने विश्वनाथ गोल्डार कमेटी के सुझाव पे इसका बेस ईयर बदलने की बात कही। कौन सी कमेटी? एक कमेटी है विश्वनाथ गोल्डार, एक करंट का भी न्यूज बन जाता है। इसने जीडीपी का जो ये बेस ईयर है ना, ये जो बेस ईयर है, इसको कहा है पैसे डबल हो गए हैं लोगों के पास, अब आप इसको भी डबल कर दो, तो इसको हम 2022-23 बनाने की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 22-23 बनाने की बात कर रहे हैं। और किस कमेटी के सुझाव पे कर रहे हैं? गोल्डार कमेटी के सुझाव पे कर रहे हैं, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है दोनों, जीडीपी इंक्लूड डिप्रिसिएशन, एनडीपी एक्सक्लूड डिप्रिसिएशन। कौन सा जवाब इसमें आपका सही है? ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात, ठीक है। चले, दोनों ही सही है, बिल्कुल सही बात है, इसको नोट कर लेंगे।
आ जाए। और ये जीडीपी के बारे में जो मैंने आपसे बताया है, इसको भी ध्यान देंगे सभी लोग। चलो, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। मैंने पिछली ही क्लास में आपको, शायद इसके पहले किसी न किसी क्लास में, भारत की बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में बताया था कि भैया ये वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है, यहाँ पे भारत की बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बहुत ज़्यादा है। ईस्टर्न हिमालय वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्ट वाले जो सुंडालैंड वाले थोड़ा रीजन होते हैं, इधर अंडमान निकोबार साइड का जो रीजन है, ठीक है। तो भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, ये ध्यान रखें। कुल कितने हैं अगर पूछे कभी, भारत में कुल कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट रीजन है, तो भारत में कुल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट रीजन है, ये ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि अच्छा लगे हाथ, यहां भी ये देख लो, भारत में बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो आती है, बायोडाइवर्सिटी जो एक्ट आती है, ये आती है सन 2002 में। कब आती है? 2002 में आती है। हमने इसको टैकल करने के लिए एक बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई हुई है। कौन सी अथॉरिटी? बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई हुई है। कब बनाई है? 2003 में बनाई है। अब मुझे कोई बताए, मैं 10 बार बता चुका हूं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट करके बताओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो बताओ इसमें से कौन है भाई? वेस्टर्न घाट हो जाएगा। खुला आंसर मिल रहा है आप सभी को, वेस्टर्न घाट हो जाएगा। अब आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो हेडक्वार्टर है वो आपको बताना है और किसकी मदद से बनाया है। आज के मॉक में जैसा क्वेश्चन है, हमने तो आपकी तैयारी बहुत ऊंचे लेवल की करा दी है, इतने मॉक मैंने आपसे करा दिए हैं कि आपकी तैयारी, अब आपको ये सब प्रश्न हलवा लगेंगे, लेकिन यकीन मानिए आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। अभी उठा के एलटी ग्रेड का पेपर देखो, इसे हलवा पेपर आया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? चेन्नई में है। क्योंकि अब आपका मॉक, अब आपका लेवल थोड़ा हाई हो चुका है, क्योंकि हमने आपको अच्छे लेवल के प्रश्न करा दिए हैं। बताओ रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? चलो अब रामसर के बारे में अब आप सारी बातें मुझे खुद बताओगे। बताओ रामसर कन्वेंशन किस कंट्री में हुआ है, किस देश में हुआ है, ये बताओगे। ये कब हुआ, किस ईयर में हुआ, डेट सही बताओ। इंडिया ने इसको कब एडॉप्ट किया, ये बताओ। भारत में कुल कितने वेटलैंड साइट हैं, ये बताओ। अभी तमिलनाडु मैक्सिमम 20 चल रहा है, यूपी में कुल कितने हो गए हैं? आज के डेट में यूपी में एक नया जुड़ गया है यूपी का, ये ध्यान रखेंगे। अभी आप पटना पंछी विहार पढ़ते हुए आ रहे थे ना, पटना पंछी विहार 11वां, अब यूपी का 12वां पंछी विहार आ चुका है। यूपी का 12वां वेटलैंड घोषित हो चुका है, उसका नाम है शेखा झील। शेखा, ये अलीगढ़ में है, इसको ध्यान रखेंगे। अब यूपी में कुल 12 रामसर स्थल हो चुके हैं, क्या पता आपकी परीक्षा में शेखा वाला आ जाए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके पहले 11वां कौन सा जुड़ा था? पटना पंछी विहार। तो कहां पे, किस देश में हुआ था? ईरान में हुआ था। किस ईयर में हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। भारत ने कब किया था? 1981 को किया था भारत ने। इंडिया ने कब किया था? 1981 को किया था, ठीक है। अब कितने आपके वेटलैंड हो गए? कुल 99 हो गए। ये अभी जो 99वां है, यूपी का 12वां जुड़ गया है, जिसका नाम है शेखा पंछी विहार। ये अलीगढ़ में है। अलीगढ़ अपने ताले के लिए जाना जाता है, एएमयू है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। अभी भी तमिलनाडु 20 के साथ लीड पे है। तो रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे। मरुस्थलीकरण, देखो मरुस्थलीकरण आई हुई है, तो इसको भी यहां पे लगे हाथ थोड़ा सा पढ़ लो। इसके लिए यूएनसीसीडी, कोई मुझे इसका फुल फॉर्म बता दे। इसके लिए यूएनसीसीडी ने एक कन्वेंशन जो है साइन किया था 1994 में, कि हम जो है मरुस्थलीकरण को कम करेंगे, कॉम्बैट करेंगे, डिसर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करेंगे। इसके लिए यूएन ने एक जो है कन्वेंशन जो है साइन किया है 1994 में। अब भारत ने अगर पूछे कि भारत का टारगेट कब है कि वो मरुस्थलीकरण को समाप्त कर देगा, तो भारत का टारगेट 2030 तक है। जब पूरा विश्व एसडीजी गोल पूरा कर रहा होगा, तो भारत मरुस्थलीकरण को समाप्त करने का या समाप्त कर चुका होगा, ये ध्यान रखेंगे। ये भी बातें ध्यान रख लीजिएगा।
सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लाइमेट चेंज के लिए हम लोग ने पेरिस एग्रीमेंट कर रखा है, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए क्योटो कर रखा है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है,